हाय, आप सभी का पढ़ो और सीखो में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देख ली होंगी। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरी बात मानिए, प्लीज़ आप उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। और जो गुणनखंड अगर सच में जो टिके हुए हैं वो सिर्फ इसी बात पर टिके हुए हैं कि कौन संख्या किससे विभाजित होती है। हमें यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि गुणनखंड जो होते हैं वो हमारे काम कहाँ आते हैं। तो गुणनखंड हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सी दैनिक चीज़ों की या वस्तुओं में यह हमारे पास काम आता है। जैसे मानकर चलते हैं कि आप एक गोदाम में गए, और आपको किसी ने बोल दिया भाई मुझे 248 उसमें जो बोरियां हैं वो रखना है, लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको जो कतारें लेनी है, कतारें मतलब ये है कि आपको एक बोरी, इसके ऊपर फिर बोरियां, दूसरी बोरी, फिर इसके ऊपर बोरी, मतलब प्रत्येक कतार प्रत्येक बराबर रहे कि मतलब अगर 3 कतारें हैं तो 3 ही कतारें रहें, लेकिन बिल्कुल अगर ऊपर तक जहाँ तक कतारें गई हैं तो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मानकर चलता है कि एक बोरी ये ली और दूसरी बोरी ये ली और तीसरी ये ली, यहाँ पर मैंने रख दी मतलब इतनी और यहाँ पर इतनी रख दी, सिर्फ 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो इनका कहना ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आपको 248 बोरियां दी गई हैं मुझे, आप हो सकता है एक कतार और ऐसे करके न्यू लगा लो, लेकिन इनका कहना यह है कि जो कतारें लगे वो पूर्णतः बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मानकर चलते हैं इतनी बड़ी अगर हम कतार करना चाहें तो आप देखेंगे ये और ये और ये। तो उनका कहना यह है कि इस प्रकार से मुझे कतारें चाहिए हैं। आपकी हो सकता है ये जो आपका कॉलम है, जो आपका स्तंभ है, वो बिल्कुल कैसा रहे, बराबर रहे। हो सकता है पंक्ति आपकी ज़्यादा रहे या कम रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जो गोदाम में बोरियां रखेंगे वो बिल्कुल एक पंक्ति में रखेंगे, एक कॉलम में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई पंक्ति छोटी कर दी, कोई बड़ी कर दी। ऐसा नहीं कोई कॉलम में आपने ज़्यादा बोरियां रख दी और किसी कॉलम में कम रख दी। तो हम कह सकते हैं इनका कहना यह है कि 248 आपको बोरियां दी गई हैं, उन बोरियों को आपको करना क्या है, कतार में लगाना है। प्रत्येक कतार पूर्णतः बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 248 के आप गुणनखंड कर लें। गुणनखंड का मतलब ये है कि आप ये देखें कि 248 किससे किससे विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 से विभाजित हो जाएगा 248, फिर ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित जैसे होगा तो हम कह सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं 8 4 12, 12 और 2 14। ये 100% 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि मैंने नियम देखा था। हम देख लेते हैं ये वाले जो 2 अंक काट के 4 से, अगर ऐसा होता है कि ये 4 से कट जाते हैं तो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो मैंने देखा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं ये 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ही 4 से ये विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं 6 चौक 24 और 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं 4 गुणा 6 चौक 24, 4 दूनी 8। फिर आप देखेंगे हमारे पास और किससे विभाजित होगा तो हम चेक कर लेते हैं एक बार 8 से भी। तो 8 3 24, 8 एकम 8, तो ये 8 से भी कट जाएगा। 8 3 24 और 8 एकम 8। अब आप ऐसे करके पता नहीं कितने गुणनखंड निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास 248 बोरियां हैं तो आप करेंगे क्या कि या तो एक काम करें, आप एक ही पंक्ति बने और प्रत्येक पंक्ति के ऊपर बोरियां रखते चले जाएं। आपको जो बोरी होंगी वो एक ही स्तंभ में आ जाएंगी और एक ही पंक्ति में, और आपकी कोई बोरियां नहीं बचेंगी। अगर आप करना चाहते हैं कि तो आपकी पंक्ति जो है वो बराबर रहे और स्तंभ भी बराबर रहे, तो आप 2 स्तंभ लगा लें और 2 पंक्ति और उनके ऊपर से आप इस प्रकार से रखते चले जाएं, कोई बोरी नहीं बचेगी। आपका मन करता है कि भाई ऊंचाई बहुत हो रही है तो आप करें क्या, 4 स्तंभ कर लें। 4 स्तंभ आप करेंगे तो 1 2 3 4, और जो 4 स्तंभ करेंगे तो आपकी जो पंक्ति बनेंगी तो हम कह सकते हैं 62 बनेंगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपकी 62 बन जाएंगी। लेकिन आप कहते हैं कि वो भाई 62 भी ज्यादा हो रही हैं, तो आप कहते हैं कि 8 स्तंभ कर लो
और 31 पंक्ति आपकी हो जाएंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हम किसी वस्तु को बहुत ही आसानी से एक क्रम में लगा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, ये आपने देखा यहाँ पर यूज भी हो गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि गुणनखंड जो हमारे पास होते हैं वो किस प्रकार से हम किसी भी संख्या के उसके टुकड़े करते हैं। लेकिन हम आपके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे गुणनखंड एक होता है और एक आपने देखा होगा बिल्कुल मेल खाता हुआ, बिल्कुल एक सा उसका मेल दिखाई आपको देगा, लेकिन बहुत अंतर है जमीन का आसमान का उसका। जैसे अगर आप देखेंगे एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। तो हम इधर लेके लेते हैं गुणनखंड और इधर लिख लेते हैं गुणज। ये आपका गुणज रहा और ये आपका गुणनखंड रहा। पहले हम आपको गुणज बताते हैं, उसके बाद गुणनखंड की तरफ आएंगे। गुणज जो होते हैं वो हम कह सकते हैं अनंत होते हैं। अनंत क्यों होते हैं वो भी बात करेंगे। और जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं। सीमित क्यों होते हैं हम इसकी बात अभी कर लेंगे। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गुणज का असली जो रूप होता है वो होता है पहाड़ा। किसी भी संख्या के आप गुणज निकालना चाहते हैं तो उसका पहाड़ा पढ़ें। 2 का आप पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 8 10 12 14 16 डैश पता नहीं कहां तक। हम जैसे मानकर चलते हैं 4 ले लेते हैं तो आप देखेंगे 4 8 12 16 18 20 24 28 और डैश। और जैसे मानकर चलते हैं 6 के लिए लेते हैं तो 6 12 18 24 30 36 42 डैश पता नहीं कहां तक। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनंत भी हो सकते हैं। क्यों? आप देखो यहाँ पर 16 बाद 18 आएंगे, 20 आएंगे, 22 आएंगे, 24 आएंगे, 28 आएंगे। यहाँ पर 28 है तो 32 आएंगे, 36 आएंगे, 40 आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 42, 48, फिर 56। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि किसी भी संख्या के जो गुणज होंगे वो कैसे होंगे, तो आप उसे डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं वो अनंत होते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं ये कि किसी भी संख्या के अगर आप पहाड़ा पढ़ते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहाड़ा जो आप पढ़ रहे हैं वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब वो पहाड़ा समाप्त होने वाला नहीं है तो हम कह सकते हैं उसके गुणज जो होंगे वो भी समाप्त होने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जो हम कर देते हैं वो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर जो गुणज होंगे वो कैसे होंगे? अनंत होंगे। तो हम साफ शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो गुणज होते हैं किसी भी संख्या के वो कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। लेकिन जब हमने ये देख लिया गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं, आप देखेंगे 2 का 4 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या जैसे मानकर चलते हैं हमने 2 ली, तो वह संख्या जो आपके पास दी गई है आपसे ये पूछ दिया गया कि 2 के गुणनखंड मुझे बताइए। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जो 2 होते हैं उसके आप टुकड़े कितने भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो आना 2 ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये 1 से कट जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2, तो आप कह सकते हैं 2 एकम 2। इसे और लिख सकते हैं 2 गुणा 1। और इसके अलावा ये किसी से विभाजित होता भी नहीं है। विभाजित होने का मतलब ये है कि एक ऐसा आप अंक चुने या एक ऐसी संख्या आप चुने उसे विभाजित होने पर शेषफल बिल्कुल 0 बचे आपका। तो आप देखेंगे अगर 1 से इसे विभाजित करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा, 2 से अगर इसको विभाजित करेंगे तब भी शेषफल क्या आएगा? मेरे पास 0 आएगा। हम एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मानकर चलते हैं 4। तो आप देखेंगे कि हम 4 को किससे किससे विभाजित कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो शेषफल आए वो 0 आए। तो हम कह सकते हैं इसे हम 1 से विभाजित कर सकते हैं। 1 गुणा 4 तो 4 हो जाएंगे। फिर हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से विभाजित करने पर भी जो शेषफल मुझे प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। फिर हम कह सकते हैं 4 से विभाजित कर सकते हैं और 4 से विभाजित करने पर भी हमारे पास शेषफल जो होगा वो 0 प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं 6 का। 6 से अगर आप देखेंगे तो 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, फिर कह सकते हैं हम 6 गुणा 1। हम इसी प्रकार 12 का चेक कर लेते हैं।
तो आप देखेंगे 1 गुणा 2 और 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3, फिर हम कह सकते हैं 6 गुणा 1 और 6 गुणा 2, फिर 12 गुणा 1। तो हम इतनी संख्या रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 एकम 2, 2 एकम 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, 1 चौक 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 छंगा 6, 2 तीनिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1 दूनी 2, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तीनिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आप देखें यहाँ पर देखो 1 1 1 1। तो यहाँ पर मेरे समझ में ये आता है कि संसार की कोई भी संख्या हो, आपके पास पूर्ण संख्या, आपके पास कोई सी भी संख्या हो, तो हम कह सकते हैं उसका 100% एक गुणज होता है। तो एक गुणनखंड होता है। तो हम कह सकते हैं जो एक होता है, प्रत्येक संख्या का जो एक होता है वो गुणनखंड होता है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि गुणनखंड जो जिस संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं उस संख्या से अधिक कभी नहीं हो सकता, बल्कि गुणज में आप देखें जो सबसे छोटा होगा वो स्वयं वही होगा, बकाया गुणज उसके सबसे अधिक होंगे। तो हम कह सकते हैं उससे सब अधिक होंगे। तो आप देखें 2 का देखो आप 4, 2 का 6, 2 का 8। तो हम कह सकते हैं देखें आप गुणज प्रत्येक स्थिति में सिर्फ एक कंडीशन उसमें बराबर हो सकता है, बकाया गुणज उस संख्या के हमेशा कैसे रहने वाले हैं, मतलब बड़े रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके गुणनखंड दिख रहे हैं वो हम कह सकते हैं ये है कि वो बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे, और वो कभी भी उस संख्या से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो गुणनखंड होते हैं वो एक सीमित होते हैं। सीमित देखो आप 2 के जो गुणनखंड यहाँ पर आप देखें तो 1 गुणा 2, 2 एकम 2, तो एक तो हमारे पास ये बन गया और एक हमारे पास ये बन गया। तो हम कह सकते हैं 1 और 1 2। तो हम कह सकते हैं टोटल इसके जो गुणनखंड हमारे पास हुए वो 2 हुए। लेकिन आप यहीं पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कहाँ तक। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के अगर आप गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो गुणनखंड जो होंगे वो उसके लिमिटेड होंगे। कैसे होंगे? लिमिटेड मतलब होता ही है कि बिल्कुल उसके स्थिर होंगे। स्थिर मतलब होता है सीमित होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो गुणज होते हैं वो सीमित नहीं होते हैं, असीमित होते हैं, अनंत होते हैं। लेकिन गुणनखंड में ऐसा नहीं। अगर आप 4 के गुणनखंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 2 3, तो हम कह सकते हैं मात्र 3 होंगे। अगर आप यहाँ देखें 6 के तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 और 1 4। तो हम ये साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं और जो गुणज होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। अब हम इसके आधार पर आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं कि गुणनखंड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, किस प्रकार से संख्या दी जाएगी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये संख्या आपको दे दी कि भाई मुझे 12 के गुणनखंड बताइए और 30 के बताइए और मुझे 48 के बताइए। हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि मुझे 12 के अलग बताइए, 30 के अलग बताइए, 48 के अलग बताइए। हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली कह दे कि भाई मुझे 12 का 30 तथा 48 के गुणज बताइए। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप 12 लिख लें। मैंने आपको बताया अभी कि आप जब भी गुणज निकालते हैं तो गुणज कभी भी अपने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 गुणा 12, क्योंकि मैंने आपको बताया गुणनखंड जो टिके हैं वो सिर्फ वो इस बात पर टिके हैं कि वो संख्या किससे किससे विभाजित होती है। तो मैंने देखा ये संख्या जो 12 है वो 1 से विभाजित होती है, क्योंकि मैंने ये अभी सीखा इससे पहले कि प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जिसका इकाई अंक आपको 2 मिल जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो आप देखेंगे 2 गुणा 6, 2 छंग 12। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 3 से संख्या ऐसी विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। तो 2 और 1 3, तो इसका योग 3 बैठा। तो हम कह सकते हैं कि 3 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या जो 12 है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 चौक 12।
फिर मैंने आपको बताया था कि 4 से कौन संख्या विभाजित होती है, उसके लास्ट के 2 अंक देख लें, इकाई का और दहाई का। अगर वो 4 से विभाजित होता है तो 100% वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 4 3 12, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी, 4 3 12। फिर मैंने आपको बताया था जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाए वो 100% 6 से विभाजित हो जाती है। तो आप देखेंगे ये 2 से विभाजित हो रही और 3 से भी, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 दूनी 12। फिर हमारे पास जो बच गया 12, तो हम कह सकते हैं 12 गुणा 1, तो 12 एकम 12। तो अब आपके पास 30 और 48 बचे हैं, ये आप अपने आप घर से इसके गुणनखंड करके लाएं। अगर आप पर नहीं होते हैं ये गुणनखंड तो 100% ये दोनों गुणनखंड हम आपको यहीं पर कल कराएंगे, तो आप टेंशन ना लें। ये प्रैक्टिस जरूर अपने घर पे बैठ के करें। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी तो मानकर ये चलें कि आपको गुणनखंड थोड़ा दिक्कत करेंगे, लेकिन मेरा ये भरोसा है कि आपको गुणनखंड थोड़े समझ में आए होंगे। और नहीं आए तो कल इनकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे और इनके साथ साथ कई प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब कल मिलते हैं इसी टाइम। चलो आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।